हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। एंड हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? ऑब्वियसली डेली न्यूज़ एनालिसिस, बट उसके साथ क्या है? एडिटोरियल। सो डेली न्यूज़ और एडिटोरियल एंड एडिटोरियल एनालिसिस विच इज़ बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ खुशबू। बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, हम आगे बढ़े उससे पहले हम क्या जानेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है WCS, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। इन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट किया है कि रेड सैंड बोआ जो है उनकी इलीगल ट्रेडिंग हो रही है। एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव, आई फॉरेस्ट सर्विस वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो हम ये यहाँ पे जानेंगे कि रेड सैंड बोआ जो है वो एक्चुअली है क्या। फिर आती है इंडियन सिस्टम, द नीड फॉर एन इंडियन सिस्टम टू रेगुलेट एआई को रेगुलेट करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और बाकी जगहों पे क्या सिस्टम है उससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर ये एडिटोरियल है अपना। शेयर द डिस्ट्रेस, ये भी अपना एडिटोरियल है जिसमें कि हम जानेंगे कि ये जो कर्नाटका का इशू चल रहा है तमिलनाडु का रिलेटेड टू कावेरी वाटर डिस्प्यूट। ओके, फिर ये कहा जा रहा है कि इन इंडिया 74% ऑफ पीपल दे कैन नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट। वो अच्छा खाना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा मतलब हेल्दी खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यूएन एजेंसी रिपोर्ट जो है उसमें ये चीज सामने निकल करके आई है। और अब ये कह रहे हैं इंडिया में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी से, पोवर्टी से बाहर निकल गए हैं। और अगर ये चीज है तो यहाँ पर क्या चीज का ध्यान देना है कि फिर 74% लोग कैसे हो गए, 74% कैसे हो गए 74% जो कि हेल्दी खाना जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है यहाँ पे ये, है ना। चलिए, नेक्स्ट होता है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर्व्स ऑन राइस एक्सपोर्ट्स। ये जो है हम टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पार्ट है, इसको कवर करेंगे। फिर हम ये देखेंगे व्हाट आर द चेंजेस टू द प्रोसेस ऑफ सेल ऑफ सिम कार्ड्स। सिम कार्ड्स की सेल से रिलेटेड ये भी जो है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पार्ट है, दोनों हम कवर करेंगे। लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आ रहा है कि जो इंडियंस हैं, दे आर लाइकली टू, इंडियंस मोर लाइकली टू बिलीव नेशंस इन्फ्लुएंस इज ग्रोइंग। पीयू के सर्वे जो है उसमें ये चीज़ आई है कि इंडियंस का इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन सी बैचेस हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। तो है MSLV, PSLV, NCERT मॉड्यूल और है फिलॉसफी ऑप्शनल। आप इसमें से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको किसी में भी इंक्वायरी करनी है तो tathastu.ics.com पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये नंबर है, आप इन पे कॉल करके डिटेल इंक्वायरी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कोर्सेज से। यहाँ पर भी जो है आपको पूरी कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन दे देंगे, और आप जो है यहाँ पर ऑफिस में भी आ सकते हैं। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और ये है रिलेटेड टू रेड सैंड बोआ। इट इज रिलेटेड टू रेड सैंड बोआ। यहाँ पर क्या कह रहा है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया यानी कि WCS इंडिया, इन्होंने ये चीज पॉइंट आउट किया है कि 172 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, इनकी नज़र में है ऐसे इंसिडेंट्स जहां पर कि ये जो रेड सैंड बोआ यानी कि एक तरीके का स्नेक है, स्नेक की स्पीशी है जो कि जिसका कि इलीगल ट्रेडिंग होते हुए इन्होंने पकड़ा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये स्नेक है, ये है रेड सैंड बोआ। तो यू कैन सी द कलर, सो इट इज लाइक लाइट ब्राउन डार्किश जो है ये ऑल तरीके, मतलब these kind of colors you can see। head, this is head and tail, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है कि दोनों एक ही जैसे ही यहाँ पर हालांकि लग रहे हैं। इसकी बहुत ज़्यादा जो है इलीगल ट्रेडिंग हो रही है, ये इन्होंने पॉइंट आउट किया है। इनकी जो इलीगल ट्रेडिंग हो रही है ये पाया गया है कि 18 स्टेट्स, 18 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी है जहां पर ये बहुत ज़्यादा हुआ है। और सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स इन्होंने देखा कि महाराष्ट्र में ये चीज़ देखने को मिली है, और सेकेंड हाईएस्ट इंसिडेंट इनको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिला है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। ट्रेडर्स जो हैं वो जनरली लाइव यानी कि जो जिंदा होती हैं स्नेक, उसकी ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, उसकी ट्रेडिंग यहाँ पर करते हैं।
इन्होंने ये जो बात है, इनकी एक रिपोर्ट है, इलीगल ट्रेड ऑफ रेड सैंड बोआ इन इंडिया 2016 टू 2021, 2016 से 2021 के बीच में, यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को कंपाइल किया हुआ है और सामने रखा है तथ्य कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये नियर थ्रेटेंड के लिस्ट में आती है। किस में आती है? नियर थ्रेटेंड के अंतर्गत जो है इनको यहाँ पर डाला गया है। ओके, अब हमको यहाँ पर तो सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी होगा कि जो रेड सैंड बोआज है, इनकी ट्रेडिंग इलीगल तरीके से कैसे हो रही है। ऑनलाइन ये सारा सिस्टम चल रहा है, उसके बाद डिलीवरी चल रही है, ठीक है। ये तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर हो रहा है। ओके, एंड लॉट मेनी वीडियोज हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड। इन्होंने देखा कि बहुत सारी वीडियोज भी जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं। इफ एनीवन वांट्स टू परचेज सो दे कैन डू दैट। खैर, so it was the one related to the sand boa, red sand boa. नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है द नीड फॉर एन इंडियन सिस्टम टू रेगुलेट AI। AI को रेगुलेट करने के लिए जो है एक ऐसा सिस्टम, इंडियन सिस्टम जो है हमको लाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं श्रीनाथ श्रीदेवन, जो कि एक सीनियर एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट में। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि कंसीडर दीज फैक्ट्स। कौन से फैक्ट्स? Artificial intelligence is here to stay. AI possesses the capability to fundamentally change the way in which we work. AI can, by assimilation of data from multifarious online sources, present far more powerful solutions than any human can. AI is a far greater force of either good or evil. Given all this, AI needs to be regulated over here. तो AI के ये यहाँ पर गुण बता रहे हैं। अवगुण भी एक तरीके से आप कह सकते हैं। द पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव पॉइंट्स यू कैन से, यू कैन द प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली दे आर सेइंग कि यहाँ पर तो AI जो है वो इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, इट इज़ गोइंग टू स्टे। ये रहेगा यहाँ पर, और अब ये हमेशा के लिए ही आ गया है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बहुत इंटेलिजेंस ऐसी नहीं, बहुत ही इंटेलिजेंट है ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, लॉट मनी विच द नॉर्मल पीपल माइट नॉट हैव इमेजिन्ड ऑल्सो। बिकॉज मैं ये कहूँ कि हमने कभी इमेजिन नहीं किया तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ही इंसान ही है जो इनको इन सारी चीज़ों में ट्रेन कर रहे हैं। तो देयर आर सम पीपल जो कि इमेजिन करते हैं चीज़ों को और वो उसी हिसाब से डेवलप करते हैं, ठीक है। AI के पास, AI जो है इट कैन डू गुड थिंग्स ऑल्सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द ईविल ऑल्सो, लाइक डार्क वेब। डार्क वेब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दैट्स नॉट द AI बट द एडिटिंग काइंड ऑफ थिंग इन दैट you can see. Okay, now we are going to see that western versus eastern regulatory approaches. अगर इन अप्रोचेस की बात करें तो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं AI को लेकर के, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम, एकदम ही अलग है। अब जैसे कि वेस्टर्न मॉडल की यहाँ पर बात करें तो वहाँ पे जो सिस्टम ये लोग जो जिस तरीके का रेगुलेशन अपना रहे हैं, दैट इज द रिस्क बेस्ड अप्रोच। इनका क्या सिस्टम है? रिस्क बेस्ड अप्रोच, कि क्या रिस्कीनेस, क्या क्या रिस्की चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, हाउ व्हाट ऑल थिंग्स वी आर सपोज टू चेक आउट, राइट, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है उनका रेगुलेशन है। अब ये इसमें अगर हम बात करें तो ये किस टाइप की रिस्क इन्वॉल्व करते हैं? रिस्क बेस्ड अप्रोच की अगर हम बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होता है अनएक्सेप्टेबल रिस्क, नेक्स्ट आता है हाई रिस्क, फिर आता है लिमिटेड रिस्क। ओके, कौन कौन से रिस्क है? अनएक्सेप्टेबल रिस्क, हाई रिस्क, लिमिटेड रिस्क, उसके अलावा आती है लो रिस्क। ओके, ये सभी टाइप के जो रिस्क होते हैं उसको ये दे स्टडी एंड accordingly they are basically making the regulations. Now they have prohibited the activities. Prohibited activities are specified for the अनएक्सेप्टेबल रिस्क। ये इसको एकदम ही प्रोहिबिट कर दिया है इस टाइप के जो भी रिस्क होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है रेगुलेटेड एक्टिविटीज फॉर द हाई रिस्क एंड डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस फॉर द लो रिस्क एज वेल। ओके, ये है वेस्टर्न रेगुलेटरी मॉडल का। तो इनका अप्रोच क्या है? रिस्क बेस्ड है, रिस्क बेस्ड अप्रोच है इनका। ईस्टर्न रेगुलेटरी मॉडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो
इन्होंने कंपैरिजन लिया है, एक तो जापान का और दूसरा लिया है चाइना का। ओके, तो चाइनीज मॉडल जो है वो एम्फसाइज करती है सोशल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक एआई। ठीक है, सोशल प्रिंसिपल्स जो है यहाँ पर उस चीज को यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। एंड यहाँ पर दे आर फोकसिंग मोर ऑन दी ह्यूमन सेंट्रिक थिंग। कहाँ पे ये फोकस कर रहे हैं? ह्यूमन सेंट्रिक एजुकेशन, डेटा प्रोटेक्शन, सेफ्टी, कंपटीशन, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इनोवेशन, इन सारी चीजों पर जो है ये ध्यान रख रहे हैं। ओके, एंड अकॉर्डिंगली दे आर मेकिंग दी रेगुलेशंस। वहीं पे ही अगर चाइनीज रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो देयर फोकस इज मोर ऑन दी लॉज, एथिक्स एंड सोशल मोरालिटी। किन सारी चीजों पे? लॉज पे, एथिक्स पे, सोशल मोरालिटी पे, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जिनको दे आर प्रमोटिंग थ्रू दी एआई सर्विसेज। सो एवरीवन्स अप्रोच इज डिफरेंट। हर किसी का जो अप्रोच है वो काफी डिफरेंट है, एकदम अलग ही अलग है। आप देख सकते हो कि जापानीज का जो फोकस है वो कैसा है, चाइनीज का फोकस कैसा है, मतलब इनका जो मॉडल है वो कैसा है, एंड वेस्टर्न मॉडल कैसा है। एवरीवन्स मॉडल इज डिफरेंट ओवर हियर। अब फिलोसफिकल डिस्टिंक्शन, यहाँ पे जो आर्टिकल है इसमें फिलोसफिकल डिस्टिंक्शंस भी बेसिकली बताए हुए हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न लीगल सिस्टम्स को लेकर के। यहाँ पे वेस्टर्न सिस्टम्स की बात कर रहा है दैट दीज आर बेस्ड ऑन द प्रिसाइज लीगल पोस्टुलेशंस, प्रिस्क्राइबिंग एक्शंस एंड पेनाल्टीज। ये क्या कर रहे हैं? लॉज उसी हिसाब से लीगल चीजें लेकर के आ रहे हैं विच आर बेसिकली प्रिस्क्राइबिंग कि अगर आपने ऐसा ऐसा किया तो इस टाइप की जो पेनाल्टीज हैं वो लग जाएंगी। ओके, वहीं पे ही ईस्टर्न सिस्टम्स जो हैं वो कहाँ पे रिलाई कर रहे हैं? दे आर रिलाइंग ऑन द इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग एंड मॉरल कोड्स। ठीक है, तो मॉरल चीजें पे ज्यादा ये लोग फोकस कर रहे हैं जो ईस्टर्न साइड में है। एंड यू नो योर इंट्यूशन, दे आर लाइक कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, वैसा कुछ हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली दे आर डूइंग दिस थिंग एंड हियर दे आर एम्फसाइजिंग द एंड and underlying the morality of the law over here. So quite very different approach है ना, काफी ज्यादा different approach है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और कल्चरल रेलेविटिज्म की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रोफेसर का नाम इन्होंने दिया हुआ है कि एक प्रोफेसर है नॉर्थ ट्रोप, प्रोफेसर नॉर्थ ट्रोप ऑन द कल्चरल रिलेटिविज्म between eastern and the western legal systems. He actually wrote about this thing. Under this study it highlights the historical differences, काफी सारे historical differences हैं, और and the emergence of the Eurocentric legal systems with the prescriptive rules and eastern systems with the intuitive morality based approaches. बहुत पहले इस चीज़ों को इन चीज़ों को लेकर के स्टडी हो चुकी है कि जब लॉस की बात आती है तो जो ये वेस्टर्न है उनका अप्रोच डिफरेंट होता है लीगल चीज़ों को लेकर के, बट वहीं पे ही अगर हम ईस्टर्न की बात करें तो वहाँ पे मोरालिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूडेड रहती है, जो मॉरल अप्रोच है। ठीक है, मोरालिटी, इंट्यूशन, ये सारी चीज़ें ना जो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ये इनसे इम्पैक्टेड रहते हैं, एंड दैट इज़ वाई यू कैन सी the different kind, completely different kind of culture in the eastern side as compared to the western world. Indian perspective क्या है यहाँ पर? Now it actually it's not IT but it points out, ठीक है, दिस आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है ये पॉइंट आउट करता है इंडिया का जो लीगल सिस्टम है। इंडिया का लीगल सिस्टम काफ़ी हाइब्रिड है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी टाइम से इंडिया को कॉलोनी बना करके रखे हुए थे। सो वी आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, एंड we have taken a lot many things along with us after independence also. हमारा जो इंडिपेंडेंस आज़ादी हुई उसके बाद भी हम बहुत सारे लॉज, रेगुलेशंस जो है वो काफ़ी टाइम तक आगे जो है लेकर के चलते रहे, और आज भी बहुत सारे लॉज जो हैं वो जस के तस एकदम वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंजेस। सो डेफिनेटली हमारा जो सिस्टम है, और हम जो भी नए लॉज भी लेकर के आए हैं उसमें काफ़ी कुछ जो इन्फ्लुएंस है वो ब्रिटिशर्स का देखने को मिला है, एंड वी आर इन
इंक्लूडिंग आर ओन थिंकिंग एज वेल, ठीक है, अपना जो सिस्टम है हम उस चीज़ को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड है बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड इंडिया का जो सिस्टम था, इंडिया का जो एंशियंट लीगल ट्रेडिशंस थे, वो सभी को ये एक तरीके से हाइब्रिड सिस्टम के तरीके से यहाँ पर इंडिया का लीगल सिस्टम ग्रो किया है। ओके, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, in his judgment he actually referred to advocating for an approach that actually reflects Indian ethos rather than mimicking the Western models. He actually said that we are not completely copying pasting what जो वेस्टर्न लोग कर रहे हैं वही चीज हमको करना है, ऐसा नहीं कर रहे हैं. वी आर इंक्लूडिंग आर ओन इथोस, आर ओन थिंकिंग एज वेल इनटू दिस. एआई रेगुलेशन ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग ईयर्स थिंग्स विल गो रियली वेरी फार एंड वेरी इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन. सो कोई चीज़ इस तरीके से हो उससे पहले ही जो है हमको उसको स्टॉप कर देना चाहिए, राइट. सो क्रिटिक इंडियाज current approach to AI regulation, noting that the government is leaning towards adopting the Western model. Now what we are doing, हम जो है वेस्टर्न मॉडल की तरफ लीन कर रहे हैं. और ये चीज कैसे पता चल रही है, नीति आयोग का जो डिस्कशन हुआ था, जो डिस्कशन पेपर है उसको देख करके कि हम काफी ज्यादा वहां की तरफ जो है अपना झुकाव दिखा रहे हैं. एंड इट एम्फसाइजेस द नीड फॉर इंडिया टू फ्रेम एआई रेगुलेशंस consistent with its cultural values and the ethos as well. So here the author is saying that कि ठीक है वेस्टर्न हमारा तो वैसे ही ऑलरेडी हाइब्रिड सिस्टम चल रहा था, ठीक है, तो जो वेस्टर्न लोग कर रहे हैं करो, लेकिन अपने जो वैल्यूज हैं, अपने जो इथोस हैं उसको भी इसमें इंक्लूड करो. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. शेयर द डिस्ट्रेस. हमने देखा ही था कि रिसेंटली व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु. दोनों ही स्टेट्स के बीच में कावेरी वाटर को लेकर के डिस्प्यूट है. डिस्प्यूट किस लिए, क्योंकि ये देखो जो कावेरी है वो कहाँ से आती है, कर्नाटका से फ्लो करते हुए फिर यहाँ पे तमिलनाडु में एंटर करती है. तो अब यहाँ पे क्या है कि कर्नाटका को कहा गया था कि भाई आप जो है इतना वाटर रिलीज करो तमिलनाडु के लिए. अब वो क्यों था, क्योंकि अब इसी बात है कि मॉनसून ढंग से हुआ नहीं है, मॉनसून की वो जो वर्षा है वो ढंग से हुई नहीं है. तो जब वर्षा ढंग से हुई नहीं, बारिश ढंग से हुई नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पानी की कमी होगी. एंड हम सभी को ये चीज पता है कि जो दक्षिण के क्षेत्र में, ये जो साउथ का पार्ट है इंडिया का, वहां पे द रिवर्स दीज आर पेरिनियल रिवर्स. ये एकदम ही सदाबहार टाइप नहीं है कि थ्रू आउट द ईयर दे विल बी फ्लोइंग विथ लॉट्स ऑफ वाटर, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इन सारे कारण की वजह से क्या है कि पानी की कमी है, ऑब्वियस सी बात है. तो मॉनसून इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग ओवर हियर. तो ये जो पानी है वो यहाँ से फ्लो होते हुए जा रहा है एंड द थिंग्स यहाँ पे दे आर नॉट रिलीजिंग वाटर ओवर हियर. ये क्या कर रहे हैं कि वाटर तो रिलीज ही नहीं कर रहे हैं तमिलनाडु को. तो ऑब्वियसली बात है इट इज इम्पैक्टिंग, ठीक है. एंड दी पीपल एंड ये बेसिकली किसको हर्ट करेगा, ये सारी चीजें द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, राइट, एंड स्पेसिफिकली तमिलनाडु, ठीक है. तो तमिलनाडु वाज आस्किंग अगेन एंड अगेन, भाई आप जो है जो वाटर जितना बोला गया था आप रिलीज कर दो. बट कर्नाटका वाज लाइक नहीं नहीं भाई, हमको भी तो जरूरत है. सो ये खींचतान जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर चल रही थी, ठीक है, किनके बीच में, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में, ठीक है. अब यहाँ पर जो है डिस्प्यूट सेटल होने का नाम नहीं ले रहा था. तो थिंग हैज एक्चुअली एस्केलेटेड एंड इसको फाइनली जो है यहाँ पे कर्नाटका को कहा गया कि भाई इतना जो है आप वाटर रिलीज करो. ओके, सो रिसेंटली जो दोनों ही स्टेट्स हैं, उन ऑब्वियसली बात है कि दोनों ही स्टेट्स जो है एक तरीके से डिस्ट्रेस में है बिकॉज ऑफ द मॉनसून, दोनों ही. बट यही बात है कि दोनों को ही शेयर करके ये चीज करनी चाहिए ताकि दोनों ही जो स्टेट्स है, दोनों ही जो राज्य हैं, उनको किसी तरीके का कोई कष्ट जो है वो हो नहीं वहां के लोगों का. One that is favored by both as a matter of principle, the tribunal in its final award had advocated the concept of proportionate reduction in allocated shares over here, which was reiterated by the court in its 2018 judgment over here. So
यहाँ पर क्या चीज कह रहा है कि ये जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने कहा कि भाई आपको जितना जितना एलोकेट किया था तो दोनों में से ही हम वाटर कम कर दे रहे हैं, और दोनों का ही जो एकदम बराबर टाइप से हम हिसाब किताब लगा करके आपको जो है यहाँ पर अब क्या किया जा रहा है, दे दिया जा रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू आर सपोज टू हैंडल द थिंग्स ओवर हियर, एंड इतना वाटर जो है दोनों को ही मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बट इन प्रैक्टिस क्या हुआ, इट्स इम्प्लीमेंटेशन अपीयर्स टू बी अ हर्डल रिडन। यहाँ पे इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा जो है वो बाधा आ रही थी, बिकॉज द कर्नाटका दे वर बिकॉज व्हेन इट कम्स टू कर्नाटका दे वर नॉट रिलीजिंग वाटर, बट फाइनली CWRC, ये क्या है, कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, इन्होंने क्या किया, इसी मंथ में कहा कि भाई जो ये 15,000 क्यूसेक ऑफ वाटर यू वर सपोज टू रिलीज, इसको रिड्यूस कर दिया 10,000 क्यूसेक्स, कि भाई इतना तो का पानी जो है वो कम से कम रिलीज कर दो। ये पॉइंट जो है यहाँ पे कहा गया था। खैर, यहाँ पे इन्होंने जो है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नाम मेंशन किया हुआ है, CWMA, उसके बारे में हम जस्ट अ मिनट, ओके, राइट। तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट के बारे में मैंने अथॉरिटी के बारे में आपको मैंने बताया ही है कि दैट दिस इज द अथॉरिटी विच इज एक्चुअली असाइंड कि आप जो है इनके बीच के डिस्प्यूट्स को ये करो, सेटल डाउन करने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द healthy diet. In India 74% can't afford a healthy diet. UN agency report has actually said this thing. इन्होंने ये पॉइंट जो है ये कहा है। अब ये जो पॉइंट है इसमें, ठीक है, ये जो रिपोर्ट सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिपोर्ट का नाम क्या है। तो रिपोर्ट का जो नाम है, इट इज द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन, food security and nutrition in the world, state of food security and nutrition in the world 2023 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फोकस किस चीज के ऊपर है, कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। किस चीज को लेकर के, न्यूट्रिशन का है, तो हेल्दी डाइट की बात हो रही है इन इंडिया एंड अदर नेशंस। इट फोकसेस ऑन द कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ हेल्दी डाइट इन इंडिया एंड अदर नेशंस ओवर हियर। इंडियाज हेल्दी डाइट, अगर हम ब्रिक्स नेशंस जो है इनसे कंपेयर करें तो इंडिया जो है इसमें बहुत ही लो लेवल पे आती है। हेल्दी डाइट कॉस्ट इज द लोएस्ट अमंग ब्रिक्स नेशंस एंड नेबरिंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, बट स्टिल 74% पीपल दे कैन नॉट अफोर्ड इट। हालांकि इसमें जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा लो है, फिर भी अच्छे खासे लोग जो हैं, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, दे आर नॉट कंज्यूमिंग इट। ये जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हेल्दी डाइट, और ये किस चीज की वजह से हो रहा है, ड्यू टू स्टैग्नेंट और डिक्रीजिंग इनकम लेवल्स। इनकी जो इनकम है वो कम होती जा रही है, या फिर जस की तस है, एकदम वही है, ये इंक्रीज नहीं हो रही है सैलरी। अब इनकी इनकम जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, बट इन्फ्लेशन जो है वो तो बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर इनकम लेवल क्या हो रही है, वैसी की वैसी है। ठीक है, तो इसकी वजह से these people they cannot afford, a lot many people cannot afford this thing। सोफी ने यहाँ पर ये भी चीज कैलकुलेट करी that the cost of a nutritious diet by considering the cheapest local foods that align with dietary guidelines and compares it with the average income in each country over here। ठीक है, इनका जो एवरेज इनकम, मतलब यहाँ पे जो है एवरेज इनकम हर एक कंट्री से कंपेयर किया गया था, एंड जो लोकल फूड है, चीपेस्ट लोकल फूड को इन्होंने कंसीडर किया, किसे, जो डाइटरी गाइडलाइंस है उससे कंपेयर किया, एवरेज इनकम जो है उसको कंपेयर किया, इन सारी कंपैरिजंस को करके इस रिजल्ट तक ये लोग पहुंचे हैं। अब यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा है, जैसे कि अगर जो कॉस्ट है वो 52% से ज्यादा है, जो कंट्री की एवरेज इनकम है उससे 52% से ज्यादा है, देन इट इज कंसीडर्ड अनअफोर्डेबल बेस्ड ऑन द डेटा सजेस्टिंग लो इनकम इंडिविजुअल्स स्पेंड अराउंड 52% ऑफ देयर अर्निंग्स ऑन द फूड। देयर आई गेस हमने जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का हम कवर कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताई थी। इन दैट वन आई टोल्ड यू
कि जब अच्छा अर्निंग होता है लोगों का, तो वो खाने पे कम खर्चा करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग, लग्जरी या फिर जो दूसरे चीजें हैं वहां पे ज्यादा स्पेंड करते हैं, बट नॉट ऑन द फूड। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जिनकी इनकम लो होती है वो खाने पे अपनी इनकम का ज्यादा पार्ट जो है वो खर्चा कर देते हैं, और बहुत ही कम पोर्शन बचता है सेविंग्स के लिए, या फिर नहीं ही बचता है। तो ज्यादातर टाइम क्या होता है, खाया पिया एंड खत्म वाला सिस्टम हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि 50 जो भी इनकी सैलरी है, सपोज कि 100 रुपए है, तो उसमें से 52 रुपीज जो है ये खर्चे कर देते हैं, किस पे, खाने पे खर्चा कर देते हैं। मुंबई की जो मील कॉस्ट है, मील की जो प्राइस है वो 65% इंक्रीज कर गई है पिछले 5 साल से, अगर आप कंपेयर करें तो। लेकिन वहीं पे ही सैलरीज और वेजेस की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ 28% से 37% तक ही रहा है। ठीक है, 28% से 37% तक के ही बीच में इनकी इनकम जो है वो बेसिकली इंक्रीज करी है, उतना ही, उससे ज्यादा जो है इनकी इनकम इंक्रीज नहीं करी है। लेकिन यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितना ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है। इंडिया की जो इनेबिलिटी है यहाँ पर हेल्दी डाइट को लेकर के, इससे ये पता चलता है दैट 74% ऑफ द पॉपुलेशन दे कैन नॉट अफोर्ड इट, एंड प्लेसिंग इंडिया फोर्थ हाईएस्ट अमंग द कंट्रीज स्टडी। इंडिया फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पर, किस पे आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे। ऑल्दो इंडियाज हेल्दी डाइट कॉस्ट इज कंपैरेटिवली लोअर, इनकम लेवल्स आर इनसफिशिएंट टू मेक इट अफोर्डेबल। इनकम ही नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू स्पेंड ऑन देयर खाना, फूड, हेल्दी फूड। दिस इज द रिपोर्ट। ओके, इस रिपोर्ट में इस चीज को भी एम्फसाइज किया जा रहा है कि जो दोनों ही कंसीडर, इन्होंने दोनों ही चीजों को कंसीडर किया है, कॉस्ट और इनकम लेवल दोनों ही बहुत मैटर करती है। अगर इनकम ढंग का नहीं होगा तो खाना ढंग का नहीं होगा, खाना ढंग का नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकम ढंग की नहीं है। द एनालिसिस ऑल्सो शोज दैट बिटवीन 2019 एंड 2021 द कॉस्ट ऑफ अ हेल्दी डाइट इंक्रीज्ड बाय नियरली 9% in Asia, with South Asia facing a significant challenge in affordability over here. The study sheds light on regional disparities in healthy diet affordability, and with the South Asia and Africa experiencing the highest growth in the number of people to afford such kind of diets. हेल्दी डाइट की अगर हम बात करें अफोर्डेबिलिटी को लेकर के, तो साउथ एशिया और अफ्रीकन लोग हैं जो कि ज़्यादा बेटर तरीके से अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी बेटर हो रही है। बट यहाँ पर जो है हमारा सिचुएशन काफ़ी हद तक डिफरेंट है। ओके, काफ़ी हद तक डिफरेंट है। इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर उसी हिसाब से उसी हिसाब से अगर इनकम नहीं इंक्रीज होगी, देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अस, कहीं से तो कटौती होना है ना। अंडरस्टैंडिंग द कर्ब्स ऑन राइस एक्सपोर्ट, राइस एक्सपोर्ट को लेकर के रिसेंटली हमने देखा कि राइस के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया था, उसको मना कर दिया गया था। उसके बाद पार बॉइल्ड राइस जो है उसको भी लेकर के सेम चीज़ हुई थी, तो उसी चीज़ से रिलेटेड ये हमारा पूरा आर्टिकल है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं, इसको, चावल की डोमेस्टिक प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया कि कुछ कर्ब्स लगा दिए, एंड फूड सिक्योरिटी जो है अपने लिए करने के लिए यहाँ पर इन्होंने बासमती चावल है, जो दूसरे चावल हैं, और पार बॉइल्ड राइस है जो कि उसना चावल भी जिसको कहते हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने एक तरीके से वो कर दिया कि भाई इसको आप जो है नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। व्हाइट राइस एक्सपोर्ट इज बैंड, व्हाइट राइस का जो एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया गया है। पार बॉइल्ड राइस जो है इसके ऊपर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है, एंड इज इन प्लेस अंटिल अक्टूबर 15 तक जो है पार बॉइल्ड राइस के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है 20%। बासमती राइस एक्सपोर्ट इज परमिटेड फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स valued at $1,200 per ton or more over here. एंड ये जो रेगुलेशंस हैं इसकी एम क्या है, टू बैलेंस द नीड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड स्टेबलाइज राइस प्राइसेस ओवर हियर। राइस प्रोडक्शन एंड सोइंग ट्रेंड्स, प्रोडक्शन और सोइंग ट्रेंड्स, राइस की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है मॉनसून के ऊपर कि बारिश किस हिसाब से होगी, एंड उसी हिसाब से जो है यहाँ पर क्या होता है, इनकी प्रोडक्शन होती है।
ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर थर्ड एडवांस एस्टिमेट स्टेट्स दैट रबी सीजन, जो रबी सीजन है 2022-23, यहाँ पर 13.8% जो है वो डिक्रीमेंट हुआ था राइस प्रोडक्शन को लेकर के। ठीक है। खरीफ सोइंग जो है यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि वहां पर इंक्रीमेंट हुई थी राइस की कल्टीवेशन की। राइट ये सारे डेटा उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एक्चुअली में चल कर रहा क्या रहा है, एंड जिस हिसाब से सो होता है, जिस हिसाब से जो इन सबको लगाया जाता है, उसी के हिसाब से आगे के लिए भी प्रेडिक्ट कर लिया जाता है दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्शन वी कैन एक्सपेक्ट अनटिल अनलेस किसी तरह की कोई भयानक जो है त्रासदी, किसी तरह कुछ गड़बड़ काम ना हो। ओके, इम्पैक्ट ऑन राइस प्राइसेस एंड अफोर्डेबिलिटी। अब यहाँ पे इम्पैक्ट की बात कर रहा है कि अगर हम इस चीज को कम कर रहे हैं तो ट्रेड एंड राइस मिलर्स रिपोर्ट दैट द न्यू सीजन क्रॉप अराइवल्स आर एक्सपेक्टेड आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर। अभी जो नया है वो आएगा, नए सीजन का जो क्रॉप है वो कब तक आ जाएगा, 1 सितंबर के, मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक में ये चीजें जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी। एल नीनो इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इट इज एंटिसिपेटेड टू अफेक्ट अराइवल्स टू सम एक्सटेंट एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ओवर हियर इन इंडिया। पैडी की प्राइसेस जो हैं वो 27 रुपीज से 33 रुपीज पर केजी हो चुकी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। चावल, आटा, सब्जी, दूध, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ओके, द अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ हेल्दी डाइट डिस्पाइट comparatively lower cost, it actually remains an issue in India due to the low income levels. लो इनकम लेवल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सारी चीजों का इम्पैक्ट तो पेट पे पड़ेगा ही ना, इन्फ्लेशन का। सो दैट इज व्हाट इज पॉइंटिंग इट आउट ओवर हियर। राइस की एक्सपोर्ट और ग्लोबल मार्केट शेयर, तो इंडिया जो है यहाँ पर इंडिया की सिग्निफिकेंट होल्ड है अच्छा खासा, कितना 45% ग्लोबल राइस मार्केट में। यही कारण है, आपने देखा होगा कि जब ये पता चला कि राइस का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर उसको जो है रोका जा रहा है, एक्सपोर्ट को उसके ऊपर जो है कर्ब किया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं दूसरे देश में उन्होंने इसका एक स्टॉक बनाना स्टार्ट कर दिया था। यू मस्ट हैव सीन दैट वीडियो। ओके, तो ग्लोबल राइस मार्केट में इंडिया 45% कंट्रीब्यूट करता है एंड ये लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है ग्लोबली। इंपॉर्टेंट लाइन, लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है। राइस की जो एक्सपोर्ट हुई थी अप्रैल टू मई 2023 में, ये 21.1% इंक्रीज हो गई थी। इट हैज एक्चुअली इंक्रीज बाय दिस मच कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, विथ बोथ बासमती एंड नॉन बासमती राइस एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही नॉन बासमती एंड बासमती का जो है एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने के लिए मिला था। नॉन बासमती राइस की जो एक्सपोर्ट है इसको इट हैज बीन स्टेडीली राइजिंग फॉर द पास्ट 3 years। नॉन बासमती जो चावल है उनका एक्सपोर्ट काफी हद तक इंक्रीज कर रहा था। अब यहाँ पे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जो इंडियन फार्मर्स हैं, या फिर उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, इस चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो जो गवर्नमेंट की एमएसपी है, एमएसपी के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो दे हैव इंक्रीज्ड इट एंड हायर प्राइसेस पेड बाय द राइस मिलर्स फॉर द पैडी प्रोक्योरमेंट आर लाइकली टू बेनिफिट द फार्मर्स। एमएसपी इंक्रीज हो गई, जो राइस मिलर्स के जो लोग हैं उन करते हैं, उन्होंने ज्यादा पैसे पे राइस को लिया है, तो ये दोनों ही तरीके से क्या हो रहा है, इन लोगों के लिए फायदा हो रहा है, फार्मर्स के लिए। अब एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या है, इट एक्चुअली ये इसलिए किया गया है ताकि जो इन्फ्लेशन हो रहा है प्राइस में, जो रेट में इनकी इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसमें कमी आ सके एंड फूड अवेलेबिलिटी हो सके, फूड सिक्योरिटी, हर किसी को जो है वो खाना मिल सके, कम रेट में मिल सके। इसी वजह से कि हम दूसरे देश को खिला रहे हैं लेकिन अपने देश में जो है लोग भूखे मर रहे हैं, वैसा वाला काम ना हो, जैसे कि विंस्टन चर्चिल ने किया था। बंगाल में लोग भूखे मर रहे थे बट यहाँ से खाना जो, लेकिन इंडिया में वो वहाँ पे खाना नहीं आने दे रहा था, वो जो है वो डाइवर्ट करके कहाँ पे भेज रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 में भेज रहे थे, बट नॉट इन इंडिया। तो वी कैन नॉट डू दैट, वी कैन नॉट रिपीट दैट ऑल ओवर अगेन।
While slight increases in price rises are observed, long term availability is secured over here. obvious सी बात है कि long term के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही अच्छा है and step, and spiraling prices are not anticipated. We not don't know that what will happen though, but we are trying to control the prices over here. एक्सपोर्टर की पर्सपेक्टिव से अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इंडिया की पार बॉइल्ड राइस है, इट रिमेन्स कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट. यहाँ पे 20% जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, उसके बाद भी जो है इसकी डिमांड वैसी ही है. इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है. कुछ जो ट्रेड पॉलिसी कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि राइस को कैटेगराइजिंग राइस एज कॉमन एंड स्पेशलिटी वैरायटीज फॉर एक्सपोर्ट डिसीजंस रादर देन सोली क्लासिफाइंग देम एज बासमती एंड नॉन बासमती. हमने जिस तरीके से चावल को बासमती या फिर नॉन बासमती की कैटेगरी में हमने रख रखा है, तो उसको हम थोड़ा और अलग अलग तरीके से वैरायटी का नाम जो है हम इसको यहाँ पर दे सकते हैं. एक्सपोर्टर्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं फॉर अ कंटिन्यूअस बासमती राइस एक्सपोर्ट और सेटिंग अ मिनिमम वैल्यू for the exporters to avoid disruptions and to support the farmers interest over here. This is being said that ऐसा कुछ करें. ठीक है. खैर, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इट इज रिलेटेड टू द सिम कार्ड्स कि सिम व्हाट आर द चेंजेस टू द प्रोसेस फॉर सेल ऑफ सिम कार्ड्स ओवर हियर. यहाँ पर जो है फीचर्स बेसिकली किसकी बात करें, संचार साथी की यहाँ पर बात हो रही है. अगस्त 17 को साइबर क्राइम और फिनेंशियल फ्रॉड जो है इसको स्टॉप करने के लिए कुछ डिसीजंस लिए गए थे विच वी हैड डिस्कस्ड इन डीएनए, है ना, कि ढेर सारा सिम एक बार खरीद लेते हैं, उसके बाद जो है लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, उसके बाद फिर उस सिम को डिस्कार्ड कर देंगे एंड देन दे विल बी यूजिंग अनदर सिम, देन अनदर सिम, देन अनदर सिम, देन अनदर सिम. इस तरीके से काम करते हैं. ओके तो इसी चीज को हटाने के लिए यूनियन मिनिस्टर फॉर टेलीकम्युनिकेशंस इन्होंने 2 रिफॉर्म जो है वो लेकर के आए. एक तो इन्होंने कहा कि बल्क में कोई भी सिम जो है वो नहीं मतलब ले सकते हैं, खरीद सकते हैं. बल्क प्रोक्योरमेंट ऑफ सिम्स जो है कैन नॉट बी डन. उसके अलावा रजिस्टरिंग द फाइनल पॉइंट ऑफ सेल बाय द लाइसेंसीज. फाइनल पॉइंट ऑफ सेल किसके को दिया गया है, ठीक है, final point of sale, and that is supposed to be done by the licensees or the providers. The reforms are meant to strengthen the citizen centric portal Sanchar Sathi, which was actually launched by the government in May only this year with the same kind of objective. Okay, let's talk about this now. तो संचार साथी ये क्या, संचार साथी ये क्या है, ये एक सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल है जिसको कि मई में लॉन्च किया गया था. एंड दिस व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ दिस, प्राइमरी गोल है कि सिटीजन्स को एम्पावर करना इन ऑर्डर टू मैनेज देयर मोबाइल कनेक्शंस इफेक्टिवली. इट अलाउज यूजर्स, जो यूजर्स हैं उनको अलाउ करता है कि आप वेरीफाई कर सके कनेक्शंस को, ब्लॉक कर सके किसी भी तरीके कोई मतलब आपकी जो डिवाइस है वो चोरी हो गई है तो उसको, या फिर खो गया है उसके बारे में जो उसको जो है ब्लॉक कर सकते हो. फ्रॉड्स को जो है फ्रॉड कनेक्शंस को आप रिपोर्ट कर सकते हो. एंड इट यू कैन यूज इट इवन टू वैलिडेट द डिवाइस ऑथेंटिसिटी ऑल्सो. डिवाइस की जो ऑथेंटिसिटी है उसको भी वैलिडेट कर सकते हो IMEI इसको यूज करके. यू कैन चेक आउट ऑन योर मोबाइल, वहाँ पे जो है वो ये एक्चुअली मेंशन रहता है. ओके ये चीज. संचार साथी की इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इट हैज एक्चुअली स्क्रूटिनाइज्ड 114 करोड़ एक्टिव मोबाइल कनेक्शंस. 114 करोड़ जो एक्टिव मोबाइल कनेक्शंस हैं उसको इन्होंने क्या कर लिया है, स्क्रूटिनाइज कर लिया है, जिसमें से जो 66 लाख है दीज हैज बीन फ्लैग्ड एज दी सस्पिशियस वन. इनको क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, लीडिंग टू द डिसकनेक्शन ऑफ 52 लाख कनेक्शंस ड्यू टू द वेरिफिकेशन फेलियर. द प्लेटफॉर्म हैज आल्सो ब्लॉक्ड 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स. इन्होंने जो है 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स जो है उसको भी ये जो संचार साथी है उसने ब्लॉक करवाया है एंड फ्रोज करा दिए हैं 8 लाख बैंक या फिर वॉलेट अकाउंट्स थे. अब व्हाट्सएप अकाउंट का एक एग्जांपल मेरे को आपको देना हो तो काफ़ी टाइम, ये कुछ टाइम पहले जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट है, वी नीड टू टॉक अबाउट समथिंग, एकदम ऑल ऑफ अ सडन न्यू नंबर से कहीं से आ जाता है और उसके अलावा यू आर नॉट सपोज टू रिप्लाई, पता नहीं कौन है,
यू नीड टू नो ना कौन है. ऑफर रैंडम पीपल सेंडिंग यू मैसेजेस कि यू आर परफेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, आप जो है इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी करके जो है इस टाइप से आपको मैसेज आएगा. इट सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स पीपल यूज टू डू. तो ऐसे जो है नंबर्स उनको ब्लॉक कर दिए गए, इस टाइप के जो अकाउंट्स थे उनको ब्लॉक कर दिया गया. 300 FIRs जो है उसको फाइल करे गए थे एंड 1700 डीलर्स जो हैं उनको इलिसिट एक्टिविटीज के अंतर्गत जो है उनको अरेस्ट भी किया गया. सो दिस वाज समथिंग विच इज वेरी मच हाईलाइटेड, और यू कैन से कि काफी ज्यादा इस चीज को प्रैक्टिस करी जा रही है. तो वी नीड टू डील इट विथ रियली वेरी स्ट्रिक्टली, वी नीड टू डू दैट, है ना. खैर, अब रिफॉर्म ऑन पॉइंट सेल की अगर हम बात करें, रिफॉर्म की, ये जो रिफॉर्म है ये बेसिकली मैंडेट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेंचाइजीज. रजिस्टर करना पड़ेगा अगर कोई फ्रेंचाइजी है, एजेंट है, या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी लाइसेंस दे रहा है, जो भी लाइसेंसी है, वो अगर किसी को दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को किसी को दे रहा है, एजेंट्स को दे रहा है, फ्रेंचाइजीज को दे रहा है सिम, सो दे आर सपोज टू रजिस्टर देम. उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑपरेटर्स जो है उनको वेरिफिकेशन, एकदम थॉरो वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी होगा, जिसमें कि पुलिस चेक भी करना जरूरी है. क्या पता उसके खिलाफ किस तरह कोई इस तरीके का फ्रॉड केस जो है वो फाइल हुआ हो. अगर ये नॉन कंप्लायंस होता है विद इन 12 मंथ्स, इट विल रिजल्ट इन द पेनाल्टीज. आपको ऊपर पेनाल्टीज लगेंगी, 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. इसके अलावा जो है 10 लाख रुपए तक की जो है वो फाइन भी देती, फाइन जो है वो भी आपके ऊपर लगा दी जाएगी अगर इनको जो है आप कंप्लाई नहीं करते हो विद इन 12 मंथ्स. देन दीज आर द थिंग्स व्हिच विल बी डन. अब न्यू प्रोविजंस में क्या है कि जो बल्क प्रोक्योरमेंट है सिम कार्ड्स के वो नहीं हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस यहाँ पे जो है new provisions replace bulk procurement of SIM cards with the business connections over here. कि जो bulk procurement basically कहाँ पे होता है, businesses में ही होता है. तो वहाँ पे business connections करके जो है आपको दिया जाएगा, जिसमें कि you will be given number of SIM cards. जो businesses हैं उनको अपनी KYC requirement को complete करना होगा हर एक users का, फॉर ऑल एंड यूजर्स जिनको भी वो दे रहे हैं. एंड उन जो आधार कार्ड डिटेल्स हैं उसको प्रॉपरली स्कैन करना होगा, QR स्कैन, कि किसी तरीके की कोई भी मिसयूज ना हो सके. रिप्लेसिंग सिम कार्ड्स नेसेसिटेट्स, अगर सिम कार्ड्स को रिप्लेस कर रहे हैं तो KYC 24 घंटे के अंतर्गत जो है वो होना चाहिए. एंड दिस कैन बी SMS सर्विस हॉल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस. अब इस बीच में जो है SMS सर्विस दैट विल बी हॉल्टेड ओवर हियर. ठीक है, तो इनका मेन जो पर्सपेक्टिव है वो यही चीज को लेकर के है दैट द थिंग्स आर नॉट सपोज टू बी ignored. Everything should be according to the rules and regulations. एंड ये एक तरीके से सिटीजन्स के बेनिफिट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए ये सारा काम जो है वो हो रहा है. ठीक है, चलिए अब हमारा जो लास्ट आर्टिकल है ये है रिलेटेड टू इंडियंस इन्फ्लुएंस. इंडियंस मोर लाइकली टू बिलीव नेशंस इन्फ्लुएंस इज ग्रोइंग. तो पीयू की जो सर्वे है उसमें ये चीज सामने निकल कर की आई है. इंडिया का एक इंडियंस जो है उनका काफी ज्यादा पॉजिटिव इमेज निकल करके सामने आ रहा है कि 23 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने, जहाँ के लोग जो हैं उन्होंने कहा है कि इंडियंस are really very good, with a median of 46% adults holding favorable view of India, and इसी में ही 34% जो है वो unfavorable views रखते हैं इंडिया के बारे में. ओके, चलिए देखते हैं. अब ये जो व्यूज है ऑब्वियसली बात है हर कोई अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहेगा. मैं कहती हूँ ना कि जो हमारी डायस्पोरा है वो एक्चुअली में हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इंडिया के. तो वो वहां पे जाके किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका कल्चर कैसा है, तो ये सारी चीजें जो है वो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं. दीज आर देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो कि आप जेस्चर से बता देते हो. ओके, उसी से पता चल जाता है काफी सारी चीजें, राइट. तो वही पॉइंट है
खैर, यहाँ पे ये जो सर्वे है ये हाईलाइट करता है कि जो इंडियंस का परसेप्शन है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, अपने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनको लेकर के, एंड हाउ ही इज व्यूड बाय अडल्ट्स इन अदर कंट्रीज, कैसे जो है इनको लोग दूसरी कंट्रीज में देखते हैं। तो जो लोगों जहाँ पे जिनके ऊपर ये जो सर्वे हुआ था काफ़ी सारे लोगों के ऊपर, तो 79% है उन्होंने काफ़ी फेवरेबल जो है अपना व्यू रखा है मोदी जी को लेकर के। यहाँ पर 55% ऐसे लोग थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेरी फेवरेबल व्यू रहा है इनका। वहीं पे ही अगर आउटसाइड इंडिया की बात करें तो 37% जो है दे हैड कॉन्फिडेंस इन मोदी। 37% केनियंस जो है उनका हाईएस्ट ट्रस्ट है मोदी पर 60%। वहीं पे ही अगर अर्जेंटीना की बात करें तो ये 12% तक ही है, ओनली 12%। दे माइट नॉट बी नोइंग मच अबाउट हिम। लिमिटेड फेमिलियरिटी विथ मोदी। कंट्रीज जो आउटसाइड इंडिया, जो मतलब बाहर की जो देश है, they have a substantial portion of respondents and had no opinion on India or Modi। नो ठीक ठाक है, या फिर जो है कोई खास ओपिनियन नहीं रहा है उनका मोदी को लेकर के। 40% जो कि यूएसए में सर्वे किया था अडल्ट को लेकर के, हैड नेवर हर्ड ऑफ मोदी। 40% लोगों ने कभी मोदी का नाम सुना ही नहीं था, वो तो वहां से हो करके आ गए। तो करंट अफेयर्स से उनका डिटैचमेंट है काफी, इसका मतलब। बहुत सारे अमेरिकन, मतलब अमंग अमेरिकन ओनली हु वर अवेयर ऑफ हिम। अब 60% बच गए, तो 60% जो बच गए, ठीक है, वो लोगों में से 37% जो है उनका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये ग्लोबल अफेयर्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द 21% दे सेड कि वी हैव कॉन्फिडेंस ओवर हियर। खैर, तो ये जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल वाला चीज आ गया, वी डोंट हैव टू मच टॉक अबाउट दिस थिंग, बट यही चीज है, द काइंड ऑफ फेवर पीपल आर एक तरीके से लोग जो है काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इंडियंस को लेकर के। तो दैट इज द थिंग विच इज गुड एक्चुअली, विच इज रियली वेरी गुड। अब डिस्टिंक्ट व्यूज रशिया एंड चाइना को लेकर के जो है, Indians stood out from respondents in other countries for their highly favorable views of Russia and Vladimir Putin। वहीं पे जो इंडियंस हैं वो उनका अनफेवरेबल व्यू रहता है चाइना को लेकर के, which is very obvious because of the kind of thing which China is actually doing, right? खैर, so that was not very important article which I can say, but yes, a lot to know about us, एंड लोगों के व्यूज के बारे में भी पता चलता है कि इंडियंस को ऐसे कैसे लेते हैं। खैर, सो दिस वाज इट रिलेटेड टू आवर डेली न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस। मिलते हैं अगली क्लास में, एंड बिफोर सेइंग गुड बाय, अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट।